हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम स्टार्ट किए थे पहले लेक्चर में इक्विलिब्रियम के बारे में। आपको वैसे पिछले लेक्चर में बताना भूल गए थे कि इक्विलिब्रियम मुख्यतः एक ही चैप्टर का नाम है। इसमें हम दो पार्ट करके पढ़ेंगे। एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने स्टार्ट किया है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम इस चैप्टर के पश्चात स्टार्ट होगा। ओके, तो हम दो पार्टों में करके इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। जैसे कि देखो, यह थर्ड नंबर है हमारा, दिशा के आधार पर वर्गीकरण। दिशा के आधार पर अभी तक हमने दो प्रकार के वर्गीकरण पढ़ लिए थे। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, एक वेग के आधार पर वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? अपक्रियाओं का वर्गीकरण कर रहे थे ना। तो अब हम उसी में थर्ड नंबर लेते हैं, दिशा के आधार पर वर्गीकरण। अब अगर दिशा के आधार पर वर्गीकरण लेते हैं तो उसमें दो मुख्य मेन बातें आएंगी। एक तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, एक उत्क्रमणीय अपक्रिया। दोनों को हम इसी लेक्चर के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब जैसे आता है पहला अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अर्थात इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप जानते भी होंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। अनुत्क्रमणीय, अगर आप बोला जाए कि अनुत्क्रमणीय क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, आपका जवाब क्या आएगा कि सीधा पहले तो यही बोलेंगे कि एक साइड में होने वाली रिएक्शन को ही हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। उसके पश्चात जो आप क्वालिटी बताएंगे वो बात की बात है। लेकिन आपके मन में जो आएगा कि एक दिशा में होने वाली जो अपक्रिया होती है, मतलब वो ऐसी रिएक्शन जो दोनों साइड में ना हो करके केवल एक साइड में ही चलती हैं, उन्हें बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। वही बोला गया, सही सोच रहे हैं। उसमें देखो पहला ही पॉइंट है कि एक ही दिशा में संचालित होती है, अर्थात इसकी जो रिएक्शन होती है एक ही दिशा में संचालित होती है तथा एक निश्चित समय में पूर्ण होती है। इसके देखो बस कुछ पॉइंट है जिसको आपको खुद, इसमें ज़्यादा समझाना है नहीं, आपको इसमें खुद समझना होगा, याद करना होगा इसको। ओके, बाकी जो समझाने लायक रहेगा उसको हम अच्छी तरह समझाएंगे। ओके, अब देखो एक निश्चित दिशा में, मतलब क्या एक ही दिशा में संचालित होगा और एक निश्चित टाइम में पूरा होगा। पूरा एक निश्चित टाइम में क्यों पूरा होगा? क्योंकि देखो जो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है वो जब दोनों साइड चलती रहती है तो वो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वो कब समाप्त होगी रिएक्शन। लेकिन जो कोई चीज एक ही दिशा में जा रही होगी तो उसका एक टाइम होगा ना। अब मान लो जैसे रिएक्शन ए से बी में जा रही है, अब कोई क्रिया कारक ए है बी में परिवर्तित हो रही है, तो एक निश्चित समय पश्चात वो जिस दर से, जिस रेट से वो खत्म हो रहा होगा क्रिया कारक का, जो जितनी मात्रा में लिए रहे होंगे वो जितनी दर से खत्म हो रहा होगा उसी के अनुसार हम इसका टाइम निकाल सकते हैं ना कि ये कितने टाइम पश्चात खत्म हो जाएगा और बी में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक निश्चित समय होगा ना उसका, तो वही बोला गया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में एक निश्चित टाइम में रिएक्शन समाप्त हो जाती है तथा कभी भी साम्य स्थापित नहीं होता। और जब एक साम्य स्थापित का मतलब कि साम्य स्थापित मतलब ये इस साइड भी बराबर, इस साइड भी बराबर, अर्थात इसी रिएक्शन में A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी। जैसे आप कोई क्वेश्चन लगाते थे पहले हाई स्कूल 9th में, उसमें बोलते थे, मैथ का सवाल लगाते थे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात वो साम्य स्थापित हो जाता था। वही प्रकार है कि ये जो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती हैं उनमें साम्य स्थापित नहीं होता, क्योंकि वो एक साइड में चलती है और एक साइड की मात्रा खत्म हो जाती है तथा एक साइड में वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में? फिर अगर उसी में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि समानता या खुले पात्र में होता है। समानता या खुले पात्र में होता है, लेकिन जब कोई उत्पाद अवक्षेपित होता है तो ये बंद पात्र में भी हो सकती है। क्या बोल रहा है कि समानता जो अपक्रिया होती है ना उत्क्रमणीय अपक्रिया की, ये ओपन पात्र में होती है। ओके, अर्थात ये खुले पात्र में होती है, लेकिन जब इस रिएक्शन के दौरान यदि कोई पदार्थ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अवक्षेपित हो रहा है, अवक्षेपित मतलब कि वो मान लो गैस बन के उड़ जा रही है
या फिर वो किसी और जो रूप में वो झाग बन के उस पात्र से बाहर निकल जा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए ऐसे रिएक्शन को हम बंद पात्र में भी हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर हम बोलेंगे कि अनुत्क्रमणीय किस स्टेट में फिर किस दशा में रिएक्शन करती है, तो बोलेंगे वो खुले पात्र में रिएक्शन करती है। बंद पात्र में तभी रिएक्शन करेंगे जब उसका उत्पाद जो होता है अवक्षेपित हो रहा होता है, अर्थात वो झाग के रूप में फिर अन्य किसी माध्यम से बाहर निकलने लगे, जिसे बोलते हैं हम अवक्षेपित होना। तो उस स्टेट में हम उसे बंद पात्र में भी कर सकते हैं। ओके, जिसमें हम आता है पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में आता है तापीय विघटन, अर्थात जो रिएक्टेंट है ना वो हम उसके ताप के द्वारा उसके बॉन्डों को तोड़ रहे हैं तथा उसके द्वारा प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें देखो क्या बोला, तापीय विघटन अक्रिया की जब खुले पात्र में होती है तो गैसीय उत्पाद उड़ जाती है, जिसके कारण अक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अब यहाँ पर तापीय विघटन के दौरान जब इसको तोड़ेंगे या सॉलिड स्टेट में है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड ठोस का रूप लेता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेता है, जो कि एक प्रकार से गैसीय माध्यम है। और गैसीय माध्यम में इसलिए ये उड़ जाता है, अर्थात ये खुले पात्र में होने के कारण ये उड़ जाता है। ये भी एक प्रकार से अनुत्क्रमणीय अक्रिया है। ओके, देखो इसको आपको याद रखना होगा। ये सारे पॉइंट जितने पॉइंट हैं आपको याद रखना, चाहे अनुत्क्रमणीय हो चाहे उत्क्रमणीय अक्रिया हो। ओके, बाकी हम जो आगे चल के आएगा न्यूमेरिकल पार्ट उसमें बहुत अच्छी तरह से हम बताएंगे। ओके, इसमें बस ऐसे देखते चलो, जो बता रहा हूँ उसको सुनते चलिए, बाकी कोई डाउट हो पूछिए। अब जैसे हम KClO3 है, यहाँ पर भी इसका तापीय विघटन किया गया, लिक्विड के रूप में है KClO3, तो इसका भी तापीय विघटन किया गया। तो KCl लिक्विड के रूप में चेंज हुए। ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है ये साइन है तापीय विघटन का। ओके, अब यहाँ पर KCl प्लस 3/2O2 का निर्माण हुआ, जो कि एक प्रकार से गैसीय माध्यम है। ओके, ऑक्सीजन जो होता है गैसीय माध्यम है, तो ये खुले पात्र में होने के कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना वे उड़ जाती है। ये भी एक प्रकार से अनुत्क्रमणीय अक्रिया होती है। ओके, उसी प्रकार और भी रिएक्शन होती हैं। ये सब मुख्यतः आपको जो रिएक्शन दे रहे हैं ये सब आपके लिए एक प्रकार से पहचान होती है अनुत्क्रमणीय अक्रिया। ये दिखा रहा है कि किस प्रकार खुले पात्र में होने से अक्रियाओं के जो अवक्षेपित होते हैं फिर अन्य माध्यम में वे गैसीय अवस्था आदि कैसे डिपोजिट हो जाते हैं, तो दूसरे माध्यम में बदल जाते हैं, अर्थात वो उड़ जाते हैं। ओके, तो उसी में अगर तीसरा आता है, अगर क्या बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अक्रिया के थर्ड पॉइंट में वो बोलता है कि अधिकांश रेडॉक्स अक्रिया जो होती है, रेडॉक्स अक्रिया जब खुले पात्र में होती है तो वे अनुत्क्रमणीय अक्रिया होती हैं। कब? जब खुले पात्र में होंगी। अगर रेडॉक्स अक्रिया बंद पात्र में होती है ना तो वो रिवर्सिबल अर्थात उत्क्रमणीय अवस्था दिखाने लगती है, लेकिन जब ये खुले पात्र में होती हैं तो ये अनुत्क्रमणीय अक्रिया में दर्शाती है। जैसे आप रेडॉक्स अक्रिया होती क्या है आप पढ़ चुके होंगे। रेडॉक्स अक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अब रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर देखो जैसे रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4 है, Zn SO4 में चेंज हो रहा है और H2 किसमें H2 अर्थात ये गैस के रूप में, तो ये उड़ जाएगा खुले पात्र में होकर। उसी प्रकार हम एक और पॉइंट लेते हैं, इसमें बोला क्या है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया। अब प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, अभी तो आप केवल इसका नाम याद रखिए, बाकी वेट करिए, हम आपको इसको आने की इक्विलिब्रियम में अच्छी तरह से बताएंगे। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, ये हमारा लेसन ये इसके अंतर्गत है, वहां पर इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अभी केवल यहाँ पर आप नाम देखिए। ओके, तो ये प्रबल अम्ल जो होते हैं और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का जल अपघटन का संभव नहीं होता है। मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होता है उसका जल अपघटन संभव नहीं होता। अगर हम आपको बताएं कि प्रबल अम्ल जैसे हो गए HCl
HCl। कौन? HCl। आप प्रबल क्षार की बात करेंगे तो वो हो जाएगा NaOH। ये एक प्रकार से प्रबल क्षार हो जाएगा। इसको बाद हम याद रखिए, हम प्रबल क्षार के भी आपको लिस्ट देंगे, प्रबल अम्ल के भी आपको लिस्ट देंगे। ओके, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, सब कुछ आप जानेंगे, बस थोड़ा वेट करिए। देखो अभी यहाँ पर बताने लगेंगे ना तो टाइम भी हमारा बर्बाद होगा, आपका भी समझ में पता नहीं कितना आएगा आपको। तो सभी चीज का एक निश्चित टाइम होता है, वहीं पर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की जब क्रिया कराई जाती है तो उस दौरान NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार से प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का रिएक्शन होता है। यह भी एक प्रकार से अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है। इसलिए क्या अगर हम बात करते हैं डी पॉइंट, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि किसी अपक्रिया में कोई उत्पाद अवक्षेपित हो रहा है, क्या यदि किसी अपक्रिया में कोई उत्पाद अवक्षेपित हो रहा होता है तो वह अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। जैसे AgNO3 प्लस HCl AgCl प्लस HNO3। यहाँ पर AgCl जो है एक प्रकार से अवक्षेपित हो रही है, उड़ नहीं रही है, अर्थात मान लो ये झाग के रूप में या फिर अन्य किसी माध्यम से ये उस पात्र से बाहर निकल रही है, जो बोलते हैं हम इसे कि ये अवक्षेपित हो रही है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप जरूर से जरूर याद रखिए। बाकी अब हम पढ़ते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। ओके, तो इसको एक बार रिवीजन कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं उत्क्रमणीय क्रिया के बारे में, उसको समझते हैं किस प्रकार वो रिएक्शन चलती है। अगर हम उत्क्रमणीय क्रिया की बात करें, हमें उत्क्रमणीय क्रिया के बारे में तो जान लिया क्योंकि इस प्रकार होता है ना। अगर हम उत्क्रमणीय क्रिया की बात करें, जो कि सेकंड पॉइंट आता है हमारे दिशा के आधार में वर्गीकरण, तो उसमें की अगर हम बात करें तो वो उसमें पहला पॉइंट आता है कि वो दोनों दिशा में उसकी रिएक्शन जो होती है दोनों दिशा में संचालित होती है, अर्थात वो इरिवर्सिबल है, अर्थात उसका एरो कुछ इस तरह होता है। ओके, और जबकि अनुत्क्रमणीय का एरो क्या था, कुछ इस तरह था ना। तो उत्क्रमणीय क्रिया में जो होता है ना वो रिवर्सिबल होती है, अर्थात वो दोनों दिशा में संचालित होती है तथा एक निश्चित समय में साम्य स्थापित होती है। ये बात ध्यान देना, ये एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में साम्य स्थापित हो रही है, क्रिया समाप्त नहीं हो रही है, ये एक निश्चित दिशा में साम्य स्थापित हो रही है। कोई रिएक्शन ये समाप्त हो नहीं हो रही है निश्चित दिशा में, निश्चित टाइम में ये रिएक्शन पूर्ण ही नहीं होती, तो इसका कोई टाइम ही नहीं होती, ये रिएक्शन पूर्ण कब होगी। ये एक निश्चित दिशा में साम्य तो स्थापित कर ली, लेकिन इसका कोई टाइम नहीं होता कि ये कब पूर्ण होगी। तो ये बात पे आप ध्यान देना कि निश्चित दिशा में ये साम्य स्थापित होती है, रिएक्शन समाप्त नहीं हो रही। जबकि अनुत्क्रमणीय क्रिया में क्या थी, एक निश्चित समय में रिएक्शन पूर्ण हो जाती थी ना। अब उसी में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती तथा समानता ये बंद पात्र में होती है। क्या वो खुले पात्र में होती थी, लेकिन ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है अर्थात उत्क्रमणीय क्रिया होती है वे मुख्यतः होती हैं बंद अपक्रिया, बंद पात्र के अंदर। ओके, इतनी उत्क्रमणीय अपक्रिया समझ में आ गई ना। अब हम आपको एक ऐसा पॉइंट बताते हैं जिससे आप किसी रिएक्शन को देखेंगे तो उसको पहचान सकेंगे कि ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया है फिर ऊष्माशोषीय क्रिया। ऊष्माक्षेपीय क्रिया जान लो, ऊष्माक्षेपीय एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप उस रिएक्शन के फलस्वरूप हमें एनर्जी प्राप्त होती है, अर्थात ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ऊष्माशोषीय क्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषीय क्रिया में हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, अर्थात उस रिएक्शन होने के लिए हमें एनर्जी बाहर से उसे गिवन करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शन हम क्या बोलती है, ऊष्माशोषीय क्रिया। ये आप ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ये तो पढ़ भी लिए होंगे शायद। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो, यहाँ पर जो डेल्टा एच आपको शो कर रहा है ये आपको ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी होने की प्रवृत्ति बताएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डेल्टा एन जी दिखाया गया, ये आपके मोलों की संख्या दिखाएगा। अभी इसको देखो कि पहले देख लो डेल्टा एन जी का फार्मूला क्या होता है। ये जो आपको रिएक्शन दिख रहे हैं ये कैसे हम प्राप्त करेंगे, ये ऊष्माक्षेपीय या फिर ऊष्माशोषी, तो ये हमें डेल्टा एन जी पहले निकालेंगे तो उसी से आप निर्धारित कर सकेंगे। ओके, तो डेल्टा एन जी होता है गैसीय उत्पादों के कुल मोल
गैसीय उत्पादों के कुल मोल माइनस गैसीय क्रिया कारक के कुल मोल। एक पॉइंट ये ध्यान देना, ये किसके लिए बोल रहा है, गैसीय, यहाँ पर गैसीय लिखा गया है। ओके, ध्यान देना है किसके लिए बोल रहा है, गैसीय क्रिया कारक और गैसीय उत्पादों के लिए। ये न तो लिक्विड बोल रहा है, न तो एक्वस बोल रहा है, न तो सॉलिड बोल रहा है, ये केवल गैसीय स्टेट वाले के लिए बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि गैसीय उत्पादों के कुल मोल माइनस क्रिया कारक के कुल मोल क्या होता है, डेल्टा एनजी, अर्थात मोलों की संख्या यहाँ पर जो प्राप्त करेंगे, डेल्टा एनजी प्राप्त करेंगे, वो हम उत्पादों की कुल मोल और क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या से हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर मोल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दिए, यहाँ पर जो आपको 2 दिख रही है ना NH3 की, ये उत्पाद के मोल हैं, यहाँ पर ये क्रिया कारक के मोल 3 और 1 है, अर्थात 3 + 1 = 4 हो जाएगा। यहाँ की क्रिया कारक के यहाँ पर कुल मोल कितने हैं, 4 और यहाँ पर 2। वही बताएंगे क्रिया कारक के कुल मोल और उत्पाद के कुल मोल। अगर हम डेल्टा एनजी ज्ञात करेंगे तो उत्पाद के कुल मोल माइनस क्रिया कारक के मोल को ज्ञात करेंगे तो हमें डेल्टा एनजी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि उसमें शोषी और उसमें क्षेपी कैसे प्राप्त करेंगे। अगर डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात वो 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यदि डेल्टा एनजी 0 से बड़ा है तो उस स्थिति में डेल्टा एच जो होता है इज ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात वो उसमें शोषी होगी, अर्थात उसमें बाहर से एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, या फिर उस रिएक्शन को समाप्त करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अर्थात तो एक प्रकार से उसमें शोषी की अक्रिया है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, उसमें सोचिए अक्रिया में देखो जब 0 से ये बड़ा होगा तो ये 1 2 3, अगर 0 से छोटा होगा तो -1 -2 -3 ये सब आता ना। डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0 है, अर्थात डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव होगा, अर्थात ये 0 से बड़ा होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसमें शोषी अक्रिया। और अगर उसमें क्षेपी की बात करें तो उसमें डेल्टा एनजी इज लेस देन 0, तो उस स्थिति में ये क्या होगा, लेस देन 1 है, -1 -2 -3 -4 समथिंग दिस टाइप। ओके, कुछ इस तरह यह हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उसमें क्षेपी, आपको जहां डेल्टा एच बराबर नेगेटिव में साइन मिले वहां आप समझ लेना ये एक प्रकार से उसमें क्षेपी है, अर्थात इससे उसमें निकल रही है, एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है। अगर डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव आपको मिल जाए, ओके, अगर डेल्टा एच बराबर आपको पॉजिटिव मिल जाए तो वहां समझ लेना ये उसमें शोषी की बात कर रहा है। अब हम समझते हैं किस प्रकार उसमें शोषी और उसमें क्षेपी ज्ञात करेंगे। ओके, जैसे अपन लोग को पहली रिएक्शन दी गई है, पहली रिएक्शन में दिया गया है कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल आयन 2NH3, ये प्रकार के उत्क्रमणीय क्रिया है। अब इसको हम फाइंड करेंगे कि डेल्टा एनजी, इसके लिए हम फाइंड करो। अब इसके लिए हम डेल्टा एनजी फाइंड किए, क्या यहीं पर निकाल लेते हैं, डेल्टा एनजी बराबर 2 - 4, 3 + 1 बराबर 4, अर्थात बराबर -2। यहाँ पर उत्पादों के कुल मोल कितने हैं, 2, और क्रिया कारक के कुल मोल कितने हैं, 4, अर्थात 2 - 4 बराबर -2, अर्थात डेल्टा एनजी इज लेस देन 0, ये वाला डेल्टा एनजी इज लेस देन 0, अर्थात 0 से कम है, अर्थात -2 में चला गया, तो ये एक प्रकार से कौन सी क्रिया होगी, उसमें क्षेपी क्रिया। ओके, अब हम इसके लिए निकालते हैं, इसको आप निकालिए, किस प्रकार निकालेंगे, इसमें भी देखेंगे डेल्टा एनजी जो होगा, यहीं पर निकालो, ये डेल्टा एनजी अगर निकालेंगे तो डेल्टा एनजी बराबर 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज 3
बराबर -1, तो अर्थात इसमें भी ऊष्मा क्षेपी। अब इसके लिए अगर निकालोगे डेल्टा एन निकाल तो लोगे ना, तो इसके लिए अगर निकालो तो 2 - 3 बराबर इसमें भी वही आ जाएगा, अर्थात 2 - 3 बराबर -1, अर्थात ये भी ऊष्मा क्षेपी होगी। इसके लिए निकालो तो इसके लिए डेल्टा एन बराबर क्या होगा 1 - 2 बराबर -1, अर्थात इसकी ये भी ऊष्मा क्षेपी है। और ये बात समझ में कि डेल्टा एन प्राप्त कैसे करें, ये फार्मूला पहले आप याद कर लीजिए कि गैसीय उत्पाद, ये सब देखो जो आपको दिख रहे हैं ना, N2H2 NH3 CO O2 CO2 SO2 O2 SO3, ये सब गैसीय फॉर्म में आपको दिखाए गए। भले यहाँ पर आपको लिखे नहीं है, अगर हम तभी लिखेंगे जब वो सॉलिड के रूप में होगा, लिक्विड के रूप में होगा या फिर एक्वस के रूप में होगा, तभी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस स्टेट में है। अगर वो गैसीय स्टेट में है तो हम आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि ये गैसीय स्टेट में। ओके, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखे तो समझ लेना वो गैसीय स्टेट में। तो अब हम इसके लिए निकाले तो ये भी एक प्रकार से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की है बात। ओके, अब हम इसके लिए निकालते हैं, क्या आता है इसके लिए, इसके लिए अगर निकालें तो 1 1 अर्थात 1 1 2 -1 बराबर 1 आ गया। और ये किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में ना, किसमें, पॉजिटिव है। अब यहां पर देखो डेल्टा एन जी कितना है इसमें, इस रिएक्शन में 2 - 1 बराबर +1, अर्थात यहाँ पर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 में क्या बताया, ये प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्या ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। अब इसके लिए भी निकालो आप, इसके लिए आप निकालेंगे तो क्या आएगा 2 - 1, अर्थात इसके लिए भी डेल्टा एन जी बराबर क्या आ जाएगा +1, तो ये भी एक प्रकार से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए डेल्टा एन जी आप निकालो क्या होगा, इसके लिए यहां पर देखो डेल्टा एन जी 1, ये देखो सॉलिड है और ये गैस है, तो डेल्टा एन जी निकालेंगे किसके लिए, केवल गैसीय स्टेट के लिए, तो हम केवल गैस वाला लेते हैं। 1 माइनस ये इसका काम हम गणना करेंगे नहीं इसके मोलों की, क्योंकि ये सॉलिड है। अब फिर यहाँ पर क्रिया कारक में आते हैं, क्रिया कारक में भी देखते हैं सॉलिड है तो इसकी भी गणना नहीं की जाएगी, अर्थात 1 - 0 बराबर +1, तो ये भी एक प्रकार से उसमें शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, अब बात आती है 8 नंबर की, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये भी सेम टू सेम है, डेल्टा एन जी बराबर 1/2 -0, यहाँ पर सॉलिड है तो इसके मोल की गणना की नहीं जाएगी। और यहाँ पर देखो जो निकाल रहे हैं 2 किसका है, 1 + 1 बराबर 2 माइनस यहाँ पर 1 है ना, तो 2 - 1, उसी प्रकार इसमें भी 2 - 1 हो गया। अब यहाँ पर केवल गैसीय स्टेट में था तो यहाँ पर +1 हो गया। इसमें बात आती है तो यहाँ पर भी +½ आएगा, +½ आएगा, अर्थात ये 0 से बड़ा है तो ये भी एक प्रकार से उसमें शोषी हो गई। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम इसके लिए डेल्टा एन जी निकालें, डेल्टा एन जी इसके लिए क्या आएगा, डेल्टा एन जी बराबर इसके लिए 2 - 2 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पर कैसे पहचानोगे कि 2 - 2 बराबर ये 0 आ गया, तो अब डेल्टा एन जी बराबर 0 हो गया। इस केस में तो हमें आपको बताए नहीं थे, तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना होगा, ये और ये एक प्रकार से ये वाली जो रिएक्शन होगी वो होगी हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ओके, ये याद रखना आप, H2 + I2 जो होता है डेल्टा एन जी बराबर इसमें 0 आया है, ये रिएक्शन आपको बहुत जगह पर मिलेंगी, है एक प्रकार से उसमें
उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। वैसे ही ये भी एक प्रकार से यहाँ पर देखो अगर डेल्टा नहीं निकालोगे इसके लिए तो 2 - 2 बराबर यहाँ पर भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या होगी, उष्माशोषी होगी। उष्माशोषी होगी। ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों आप याद रखिएगा। उष्माशोषी यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर देखो N ट्रिपल बॉन्ड N है इसमें, तो इसको तोड़ने के लिए को वियोजित करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्या लिखे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर N2 है ना, N2 में बॉन्ड किसका होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3। तो अब ये इतना मजबूत बंध है जिसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अदरवाइज हम रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। अब जब यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी अर्थात उसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो उस स्थिति में वो ऊष्मा ले रही है, अर्थात वो प्रकार से उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, और ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ जो आपको कारण आपको दिख रहा है, इसको याद रखना होगा कि किस प्रकार हुई ये समवन की अभिक्रिया, ये दहन की अभिक्रिया बंध निर्माण यहाँ पर हो रहा है H+H2, वो एक प्रकार से उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। वियोजन की आपको जितने भी रिएक्शन देखेंगे वो एक प्रकार से जब वियोजित होंगी वो एक प्रकार से उष्माशोषी की अभिक्रिया होंगी। वियोजित अर्थात उनके बांड को तोड़ना पड़ रहा है रिएक्शन कराने के लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें जो उष्मा होगी, एनर्जी होगी, उसमें हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिस दौरान वो कह सकते हो एक प्रकार से उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। उसी प्रकार ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय अपघटन होता है वो भी एक प्रकार से तापीय विघटन के द्वारा होता है, और ये वाला भी तापीय विघटन, और ये दोनों पॉइंट आप याद ही रखिएगा। इसके लिए अगर कारण की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन 20 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, इसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, जिस कारण ये एक प्रकार से उष्माशोषी की अभिक्रिया होती है। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।